भानुगढ़ के राजा भानु प्रताप के पुत्रा राजकुमार शौर्य बहुत ही मूर्ख बुद्धि के होते हैं और साथ ही गुस्से वाले भी। उनका किसी भी काम को सीखने में मन ही नहीं लगता था। एक दिन की बात है। महारानी, हमें तुमसे एक विशेष बात करनी है। हाँ हाँ महाराज, कहिए, ऐसी क्या विशेष बात करनी है? मैं कुछ समय से देख रही हूँ आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे हैं। क्या राज्य में किसी प्रकार की कोई चिंता है? नहीं महारानी, राज्य में ऐसी किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, हम चिंतित हैं अपने पुत्र की वजह से। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनका भविष्य क्या होगा। क्या राज्य में किसी प्रकार की कोई चिंता है? अपने पुत्रा को लेकर आप चिंतित रहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। भला उनके भविष्य की चिंता करने की क्या जरूरत है? एक राजा का पुत्रा एक राजा ही तो होता है, वो भी आगे चलकर इस राज्य का राजा बनेगा। आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। महारानी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो हमारे बाद इस राज्य के राजा बनेंगे, लेकिन राजा बनने के लिए उन्हें शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में निपुण होना चाहिए, जिससे वो इस राज्य की रक्षा कर सकें और सही निर्णय ले सकें। लेकिन राजकुमार शौर्य का तो किसी चीज में मन ही नहीं लगता। महाराज, मैं आपकी इस समस्या का भी समाधान कर सकती हूँ। हमारे राज्य में एक दिन मंत्री की पत्नी ने बताया था कि यहाँ से दूर जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं। वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। कहते हैं उनकी कोई बात झूठी नहीं होती। ये कैसी समस्या का समाधान है? भला किसी ज्योतिषी के पास समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? महाराज कहते हैं कि वो भविष्य की बात भी जानते हैं। उनकी कही हुई बात कभी झूठी नहीं होती। क्यों ना एक बार साधु बाबा से मिल ही लिया जाए। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही साधु बाबा के पास चलते हैं। अगले दिन राजा और रानी जंगल में पहुंचते हैं जहां पर वो साधु बाबा रहते हैं। साधु बाबा के पास पहुंचकर, प्रणाम साधु बाबा, हम इतनी दूर से आपके पास एक विशेष बात करने के लिए आए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके पास हमारी उस समस्या का समाधान जरूर होगा। महाराज, ये तो मैं आपके आगमन पर ही समझ गया था। इतने बड़े राज्य के राजा भला जंगल में रहने वाले साधु बाबा के पास क्यों आएंगे? जरूर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। बाबा, हमारे एक मंत्री ने आपके बारे में बताया था। कहते हैं आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख सकते हैं। महाराज अपने पुत्रा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। हमें उसके विषय में आपसे बात करनी है। क्या बात है महाराज, हमें पूरी बात बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। फिर महाराज राजकुमार शौर्य के बारे में सारी बात साधु बाबा को बता देते हैं। सारी बात सुनने के बाद, महाराज, आप जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मेरे पास आए हैं, इसकी सूचना हमें पहले ही मिल चुकी है। हम खुद ही आपके पास आना चाहते थे, लेकिन उससे पहले आप ही हमारे पास आ गए। क्या सच में बाबा, आप हमसे मिलना चाहते थे? इसका मतलब आपके पास इस समस्या का समाधान भी होगा। भगवान की कृपा से मेरी चिंता दूर हो गई। महाराज, समस्या का समाधान तो है, लेकिन इसके लिए आपको अपना दिल कठोर करना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। बाबा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? समस्या का समाधान भी है, लेकिन उसके लिए मुझे अपना दिल कठोर करना पड़ेगा। इसका क्या तात्पर्य है? वही बताने जा रहा हूँ। महाराज, आपको अपने पुत्र को खुद से दूर करना पड़ेगा, कम से कम 10 सालों के लिए। ये 10 साल राजकुमार के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होंगे। अगर राजकुमार राज्य में रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि उनके जीवन पर भी संकट आ पड़े। क्या कहा? 10 साल? नहीं नहीं, मैं अपने पुत्रा से इतने सालों के लिए दूर नहीं हो सकती। महारानी जी, आपको अपनी पुत्र की रक्षा के लिए कुछ सालों तक पुत्र का मोह त्याग करना पड़ेगा।
आपके लिए और आपके पुत्र के लिए यही सबसे अच्छा रहेगा। बाबा, 10 सालों के बाद क्या फिर हमारे पुत्र पर कोई संकट नहीं रहेगा? मेरा पुत्र थोड़ा भोला है, उसे शास्त्र और शस्त्र का जरा भी ज्ञान नहीं। क्या वो दोनों विद्या भी सीख जाएगा? महाराज, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे आपके पुत्र से बात करनी पड़ेगी और कुछ नियम समझाने पड़ेंगे। अगर वो इन नियमों का पालन करेगा तो निसंदेह उसके जीवन में भविष्य में कोई दुख नहीं आएगा। तो फिर ठीक है बाबा, आप हमारे साथ हमारे राज्य ही चलिए। वहाँ पर आप हमारे पुत्र से भी मिल लेना। आपको उससे जो भी बात करनी है आप कर लीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। राजा, रानी और साधु बाबा राज्य की तरफ चल देते हैं। राज्य में पहुंचकर वो एकांत में राजकुमार शौर्य से मिलते हैं। प्रणाम बाबा, पिताजी ने मुझे आपके पास किसी जरूरी काम के लिए भेजा है। कहिए बाबा, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको जंगल से यहाँ आना पड़ा? बेटा, बात ही कुछ ऐसी है जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली देखी है। उसको देखकर मुझे पता चला कि तुमको 10 सालों के लिए अपने राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा और एक अजनबी की भांति जीवन जीना पड़ेगा। बाबा, मैं आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझा। आखिर मुझे ये राज्य छोड़कर क्यों जाना पड़ेगा? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? मैंने तो कभी माँ और पिताजी का अपमान नहीं किया, फिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है? नहीं राजकुमार, तुमसे ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 10 साल तुम्हारे जीवन के लिए बहुत कठिन हैं। उसके लिए तुम्हें इस राज्य को त्यागना पड़ेगा। अपनी पहचान किसी को बिना बताए आपको ये 10 साल गुजारने पड़ेंगे। बाबा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने माता पिता की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी है। ये बात मैं नहीं समझा। वो इसलिए बेटा, क्योंकि अगर तुम अपनी पहचान किसी को बता दोगे तो वो तुमको एक राजकुमार की भांति ही रखेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। और एक बात ध्यान रखना। कहिए बाबा, मुझे और किस बात का ध्यान रखना है? मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी हर बात का पालन करूँगा। पिताजी ने मुझको कहा है, साधु बाबा जो कहें उनकी हर बात मानना है। इसी में हमारे राज्य का कल्याण है। राजकुमार, आप बहुत सुंदर हैं। कोई भी लड़की आपसे शादी करने के लिए मान जाएगी, लेकिन आपको किसी लड़की से प्रेम नहीं करना है और ना ही उससे शादी करनी है। अगर कोई लड़की आपसे विवाह करने के लिए कहे तो आपको उस जगह को उसी वक्त छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी पहचान किसी को नहीं बताऊंगा और ना ही मैं इन 10 सालों में किसी लड़की से प्रेम करूंगा और ना ही विवाह करूंगा। इसके अलावा और कोई आज्ञा हो तो वो भी मुझे स्वीकार है। महाराज ने बताया था कि तुमको गुस्सा भी अधिक आता है। तुम्हें अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखना होगा। चाहे कोई भी बात हो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है और ना ही अपने बारे में किसी को बताना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पर जो आने वाली परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। राजकुमार शौर्य अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर एक साधारण वेशभूषा में दूसरे राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरे राज्य में पहुंचकर वो एक खेत के पास पहुंचते हैं। वहां कुछ लोग खाना खा रहे थे। क्या हुआ भाई, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमको भूख लगी है? हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। मुझे 2 दिन हो गए, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप थोड़ी दया करें, थोड़ा खाना मुझे दे देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। एक तो हम इतनी मेहनत करके आते हैं, हम बड़ी मुश्किल से हम 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं, और तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो। कोई काम ढूंढ कर काम करके पेट भरना सीखो भाई। सही कह रहे हो भैया, जब मांग कर ही पेट भर जाता है तो काम करने की क्या जरूरत है? पता नहीं ऐसे लोग ही माँ बाप पर बोझ बन जाते हैं। शौर्य को उनकी बातें सुनकर क्रोध आ जाता है। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसको साधु बाबा की बात याद आ जाती है। वो किसी को कुछ नहीं कह पाता।
भैया, हमारे ज्यादा ज्यादा खाना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत खाना हम तुम्हें दे देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। न तुम्हारा पेट भर पाएगा न हमारा। थोड़ी दूर पर एक पंडित जी रहते हैं, तुम वहाँ चले जाओ, वो जरूर खाना खिला देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, भगवान आपका भला करे। राजकुमार शौर्य वहाँ से चल देता है और थोड़ी दूर पर बने पंडित जी के घर में पहुँचता है। घर के पास पहुँचकर, पंडित जी, क्या आप घर के अंदर हैं? शौर्य की आवाज सुनकर पंडित जी बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या तुमको मुझसे कोई काम है? पंडित जी, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। क्या आप कृपा करके मुझे खाना खिला सकते हैं? आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बदले में आप मुझे जो भी काम बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, मैं और मेरी पत्नी अब बूढ़े हो चुके हैं। कोई मुझे कथा और हवन के लिए बुलाता है तो मैं मुश्किल से ही ज्यादा दूर जा पाता हूँ। अगर तुम कथा और हवन करना सीख लो तो मेरी जगह तुम चले जाया करना। इससे जो भी धन आया करेगा उससे मेरा खर्च भी चल जाएगा और तुम्हारा भी। राजकुमार शौर्य का भूख से बहुत बुरा हाल था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ठीक है पंडित जी, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आप मुझे कथा और हवन करना सिखा दीजिए तो मैं दूसरों के घर जाकर हवन और कथा कर दिया करूँगा और उससे जो धन प्राप्त होगा मैं आपको दे दिया करूँगा। ठीक है बेटा, आओ हम दोनों मिलकर बैठकर भोजन कर लेते हैं। भोजन तैयार हो चुका है। मैं आज से ही तुम्हें कथा और हवन के बारे में सिखा दूंगा और सारी शास्त्र विद्या भी सिखाऊंगा। धीरे धीरे शौर्य पंडित जी से सारी शास्त्रा विद्या सीख लेता है। एक दिन की बात है, वो किसी काम से शाम के समय वापस आ रहा था कि तभी एक जंगली जानवर एक व्यक्ति के ऊपर हमला करता है। शौर्य जल्दी से जाकर उस जानवर को वहाँ से भगा देता है, जिससे उस व्यक्ति की जान बच जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम सही समय पर यहाँ नहीं आते तो आज शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर और मेरी बेटी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसमें उपकार वाली कोई बात नहीं है। एक दूसरे के काम आना ही तो मानव धर्म है। लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? कृपया करके मुझे अपने बारे में बताइए। बेटा, जो मैं तुमको बताऊंगा शायद तुमको मेरी बात पर विश्वास न हो। ऐसी क्या बात है जिसको बताने में आप इतना संकोच कर रहे हैं? और रही बात विश्वास की, तो जब आप अपनी पूरी बात बताएंगे तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। बेटा, मैं इस राज्य का राजा संग्राम सिंह हूँ। मेरे सेनापति ने धोखे से मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया था। ये बात मुझे अपने रिश्तेदारों से पता चली। उन्होंने बताया कि सेनापति आपकी हत्या करना चाहता है, साथ ही वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा। आप कैसे राजा हैं? अगर उस व्यक्ति ने हिम्मत करके आपको सेनापति के बारे में बताया तो आपको उसको पकड़कर जेल में डाल देने का आदेश देना था। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप अपना राज्य छोड़कर क्यों चले आए? बेटा, जो सेनापति है वो बहुत शक्तिशाली है और बहुत क्रूर भी। इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। मुझे अपनी बेटी की जान बचानी थी, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। अगर मैं वहाँ रुकता तो वो जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी कर लेता। अगर आपको मेरी कैसी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, आपको मुझसे कैसी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। बेटा, तुम्हारी वेशभूषा तो देखकर लग रहा है जैसे तुम पूजा पाठ करते हो, लेकिन जिस तरीके से तुमने वो जानवर से लड़ाई करी उसको देखकर लग रहा है कि तुम ब्राह्मण नहीं कोई क्षत्रिय हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम शस्त्र विद्या सीख लो तो तुम आसानी से मेरे सेनापति को हरा सकते हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं शस्त्र विद्या सीखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं शस्त्र विद्या सीखूंगा किससे? गांव में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शस्त्र विद्या में निपुण हो। लगता है तुम भूल रहे हो पुत्र, मैं एक राजा हूँ।
जो राजा शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या में निपुण होता है वही राजा अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है और सही फैसले ले सकता है। राजा संग्राम सिंह की बात सुनकर शौर्य को अपने पिता की बात की याद आ जाती है। वो कितना जोर देकर कहते थे, पुत्रा तुम शास्त्रा और शास्त्रा दोनों विद्या सीख लो। ठीक है महाराज, अगर आप मुझे शस्त्र विद्या सिखाने के लिए तैयार हैं तो मैं ये विद्या सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे रहते हुए सेनापति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे विश्वास है आपको आपका राज्य जरूर वापस मिल जाएगा। महाराज संग्राम सिंह राजकुमार शौर्य को शास्त्रा विद्या सिखाने लगते हैं और कुछ ही सप्ताह में राजकुमार शौर्य शास्त्रा विद्या सीख लेते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो वो मुझसे डरकर जंगलों में छुपा बैठा है। वो क्या सोचता है कि वो मुझसे बच जाएगा, अपनी बेटी को मुझसे बचा लेगा। शादी तो मैं राजकुमारी से ही करूंगा। मैं कल ही जाकर राजकुमारी को लेकर आता हूँ और संग्राम सिंह को कारावास में डाल दूंगा। अगले दिन सेनापति जंगल की तरफ निकल पड़ता है। काफी देर के बाद वो जंगल में बनी उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता है जहां पर संग्राम सिंह रहता है। महाराज, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे बच जाओगे? क्रूर सिंह, मैंने तेरे जैसा क्रूर और दुष्ट व्यक्ति नहीं देखा। मैंने तुमको शास्त्र विद्या सिखाई, अपने राज्य का सेनापति बनाया और तुमने मेरे साथ ही गद्दारी की। ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? इसमें शर्म वाली बात क्या है? अगर राजकुमारी से शादी करके मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। वैसे भी आप राजकुमारी की शादी कहीं ना कहीं तो करेंगे, तो मुझसे अच्छा वर तुम्हें कहाँ मिलेगा? इस बात को तुमको सोचना चाहिए। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है कर सकते हो। तुम्हारे पापों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। लगता है तुमको मरने की बहुत जल्दी पड़ी है, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैं राजकुमारी से शादी तुम्हारे जीते जी ही करूंगा और तुमको इस बात के लिए तड़पाऊंगा भी। मैं राजकुमारी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। ऐसा कहकर सेनापति झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ता है कि तभी राजकुमार शौर्य वहाँ पर आ जाता है और वो सेनापति को ललकारते हुए कहता है, ए दुष्ट, कमजोरों पर क्या ताकत दिखाता है? अगर हिम्मत है तो अपने बराबर वालों से लड़के दिखा, तब तुझे पता चलेगा कि तू कितना ताकतवर है। अच्छा महाराज, तुमने अपनी रक्षा के लिए एक आदमी रखा है, लेकिन तुम क्या सोचते हो ये तुमको मुझसे बचा लेगा? मैं पहले इसी को मारकर राजकुमारी को यहाँ से लेकर जाऊंगा। राजकुमार शौर्य और सेनापति में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में सेनापति मर जाता है। सेनापति के मरने के बाद, महाराज, अब ये सेनापति मर चुका है। अब आप अपने राज्य में जा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तब तक झोपड़ी से राजकुमारी भी बाहर आ जाती है। वो राजकुमार शौर्य के रूप पर मोहित हो जाती है और मन ही मन उसको अपना पति मान लेती है। बेटा, तुम हमारे साथ चलो। हमें कुछ दिन अपनी सेवा का अवसर दो। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के सेनापति तुम ही रहो। वहाँ तुमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नहीं महाराज, मैं पंडित जी के पास रहकर खुश हूँ, लेकिन जब कभी भविष्य में आपको मेरी जरूरत हो तो आप एक बार मुझे याद कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। मुझे खुशी है कि आपको आपका राज्य वापस मिल गया। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें जीवन में कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम बेहिचक मेरे पास चले आना। मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हर प्रकार की मदद करने की कोशिश करूँगा। फिर संग्राम सिंह अपनी पुत्री के साथ अपने राज्य में वापस पहुंच जाता है। एक दिन राजकुमारी संग्राम सिंह के पास आती है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं। पता नहीं आप मेरी उस बात से सहमत होंगे कि नहीं। कहो बेटी, क्या बात है जिसको कहने में तुम इतना झिझक रही हो? अगर मेरे से संभव हुआ तो मैं तुम्हारी बात जरूर पूरी करूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपनी बात मुझसे कह सकती हो। पिताजी,
जंगल में जिस युवक ने सेनापति से हमारी रक्षा करी, मैं उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ और उससे प्यार करने लगी हूँ। अगर मैं जीवन में किसी से शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, लेकिन डरती थी कि आपको ये रिश्ता मंजूर होगा कि नहीं। बेटी, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी उस लड़के को बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता था कि तुम्हारा विवाह उसी से कर दूँ। तुमने ऐसी बात बोलकर मेरी वो चिंता ही दूर कर दी। मैं कल सैनिक को भेजकर उससे तुम्हारे विवाह की बात करूँगा। उधर राजकुमार शौर्य पंडित जी के काम से दूसरे गांव में जाता है कि तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति दुखी और परेशान दिखाई देता है। क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो? घर में कोई दिक्कत है क्या, या पैसों से तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। भैया, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी तो मैंने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे। उसने मुझे किसी कागज पर अंगूठा लगवा लिया। मुझे नहीं पता था कि उस कागज में क्या लिखा था। मैंने उसको तय समय पर सारे पैसे दे दिए। वो अभी भी मुझको परेशान कर रहा है। इसका मतलब है कि साहूकार बेईमान है। पैसा देने के बाद वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं उस साहूकार से बात करूंगा। नहीं भैया, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। साहूकार पैसे वाला होने के साथ साथ उसके पास कई लड़कों की ताकत भी रहती है। कहीं वो तुम्हारा अहित ना कर दे। मेरी वजह से तुम परेशानी मोल मत लो। भैया, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी व्यक्ति के आगे ऐसे ही डरते रहोगे तो वो तुमको और डराता रहेगा। अपने हक की लड़ाई इंसान को खुद ही लड़नी चाहिए। तुम चलो मेरे साथ साहूकार के पास, मैं देखता हूँ। गांव वाला और राजकुमार शौर्य साहूकार के पास पहुँचते हैं। साहूकार के पास पहुँचकर, प्रणाम साहूकार जी, क्या बात है, आप इस गांव वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? भैया, एक बात तुम ही बताओ। जब इसको पैसे की जरूरत थी तब मैंने उसको पैसे दिए, लेकिन अब ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लेकिन ये तो कह रहा है कि इन्होंने आपका सारा पैसा दे दिया है, फिर तुम क्यों परेशान कर रहे हो? देखो भैया, मैंने पैसे देते वक्त इससे कागज पर अंगूठा भी लगवाया था और इसको बता भी दिया था। अब तुम ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? भैया, मैंने साहूकार को सारे पैसे दे दिए हैं, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि तुमने पैसा देने में 2 दिन की देरी कर दी। अब तुम्हें 1 साल तक मेरे पास काम करना पड़ेगा, तभी ये हिसाब चुकेगा। भाई, मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। अगर मैं पैसे दूंगा तो बदले में ब्याज भी तो चाहिए। मैंने तुमको पहले ही बोला था, अगर तुमने मेरे पैसे देने में 1 दिन की भी देरी की तो तुमको दुगने पैसे देने पड़ेंगे और साथ ही मेरे पास 1 साल तक काम करना पड़ेगा। यकीन नहीं है भैया तो तुम ये कागज पढ़ लो। कागज पढ़कर राजकुमार और अचंभित हो जाता है कि इस दुनिया में इतने बेईमान लोग भी रहते हैं। भैया, अंगूठा लगाते वक्त साहूकार ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन जब मैंने इसको पैसे दिए तब इन्होंने मुझे वो बात बताई। अब आप ही बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम चिंता मत करो, अब इसका इलाज राजा ही करेंगे। राजा की बात सुनकर साहूकार एकदम से डर जाता है, लेकिन वो एक लालची व्यक्ति था, इसलिए वो राजकुमार शौर्य के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। राजकुमार शौर्य, साहूकार और गांव वाला राजा के पास पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज, मैं आपके पास एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। अगर आप मेरा वो काम कर देंगे तो इस गांव वाले का भला हो जाएगा। कहो वीर युवक, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। मुझे 200 सिक्के चाहिए। मुझे इस साहूकार को देने हैं जो इस गांव वाले ने साहूकार से लिए थे। राजकुमार शौर्य के कहने पर महाराज साहूकार को 200 सिक्के दिलवा देते हैं। साहूकार, तुम्हारा सारा कर्ज चुक गया है। अब तुम इस गांव वाले को परेशान मत करो। अगर तुमने इस गांव वाले को अब परेशान किया तो इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। भैया, अभी ये कर्ज आधा चुका है। मैंने आपको कागज दिखाया था ना, ये कर्ज तब चुकेगा जब ये 1 साल तक मेरे पास काम करेगा। अगर ऐसी बात है तो ये गांव वाला नहीं, मैं तुम्हारे पास 1 साल तक काम करूंगा। अब तुम इस गांव वाले को आजाद कर दो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। साहूकार,
गांव वाले भैया, अब तुम दोनों जा सकते हो। वीर युवक, तुम यहीं ठहरो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए महाराज, आपको क्या जरूरी बात करनी है? वीर युवक, मेरी बेटी ने तुमको मन ही मन अपना पति मान लिया है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने मुझसे कहा है कि वो सिर्फ तुमसे ही शादी करेगी। क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हो? नहीं महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी लड़की से प्रेम कर सकता हूँ। आप इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। राजकुमार शौर्य राजा संग्राम सिंह से ऐसा बोलकर वहां से चले जाते हैं। वहां से सीधा साहूकार के पास पहुंचते हैं। साहूकार जी, मैं आपके पास आ गया हूँ, बताइए मुझे क्या काम करना है? साहूकार राजकुमार शौर्य को सारा काम समझा देता है। एक दिन साहूकार की लड़की किसी काम से आती है, तो जब वो राजकुमार शौर्य को देखती है, वो राजकुमार पर मोहित हो जाती है। एक दिन की बात है। पिताजी, ये सुंदर युवक कौन है और यहाँ पर कितने दिनों से काम कर रहा है? देखने में तो ये मुझे किसी राजघराने से संबंध रखने वाला लगता है। आपने उसे काम पर कैसे रख लिया? बेटी, इसको देखकर तो मुझको भी लगता है कि ये किसी राजघराने से संबंध रखता है। मैंने गांव के लड़के को कर्ज दिया था, तो वो कर्ज नहीं चुका पाया, तो उसका कर्ज चुकाने के लिए ये यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन ये व्यक्ति तो यहाँ का लगता ही नहीं है, तो फिर उसका कर्ज यहाँ कौन चुका रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पिताजी, क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? हाँ कहो बेटी, क्या बात करनी है? पिताजी, इसकी सुंदरता और ईमानदारी देखकर मैं इस पर मोहित हो गई हूँ। अब तो मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। आप मेरा विवाह इससे करा दीजिए ना, और इसको अपने घर पर ही रख लीजिए। इससे आपका भी काम होता रहेगा और मुझे भी पति मिल जाएगा। बेटी, यही इच्छा तो मेरी भी है। ठीक है, 1 साल हो जाने के बाद मैं इससे बात करूंगा। अभी इस बारे में बात करना ठीक नहीं है। 1 साल होने के बाद। साहूकार जी, मुझे आपके पास काम करते हुए 1 साल हो गया। मैंने आपको जो बात कही थी वो मैंने पूरी कर दी है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसे किसी को धोखे से कर्ज देकर फंसाना अच्छी बात नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, उसमें कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी तुमसे प्रेम करने लगी है और वो तुमसे शादी करना चाहती है, और मेरी भी यही इच्छा है। तो क्या तुमको ये रिश्ता मंजूर है? साहूकार जी, मैं किसी लड़की से प्रेम नहीं कर सकता और ना ही उससे विवाह कर सकता हूँ। ठीक है साहूकार जी, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। राजकुमार शौर्य वहां से चला जाता है। 10 साल होने पर वो अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। राजकुमार के आने की खुशी में बहुत दूर से लोग मिलने आते हैं। संग्राम सिंह और साहूकार अपनी अपनी लड़कियों के साथ वहां पहुंचते हैं। शौर्य को महाराज के साथ देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। महाराज, जो सुंदर युवक आपके साथ बैठा है वो कौन है? मित्र, ये हमारा पुत्र शौर्य है। ये किन्हीं कारणों की वजह से 10 सालों के लिए घर से दूर हो गया था। इसके घर आने की हमें बहुत खुशी है। महाराज, आपकी ये खुशी दोगुनी हो सकती है। मेरी लड़की आपके पुत्र से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। अगर आपकी सहमति होगी तो क्या आप अपने पुत्र का विवाह मेरी बेटी से करवाना चाहेंगे? संग्राम सिंह की बात पूरी होते ही साहूकार ने भी कहा, महाराज, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? राजकुमार शौर्य ने हमारे पास 1 साल तक काम किया था, और इसी 1 साल में मेरी पुत्री को आपके पुत्र से प्रेम हो गया और वो राजकुमार से विवाह करना चाहती है। अगर आपकी सहमति हो तो क्या आप अपने पुत्र का विवाह मेरी पुत्री से कर सकते हैं? राजा उन दोनों की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या मेरे पुत्र ने आप दोनों से कहा है कि वो आपकी लड़की से प्रेम करता है या उनसे विवाह करना चाहता है? राजा की बात सुनकर दोनों ने कहा, नहीं महाराज, राजकुमार शौर्य ने साफ मना कर दिया था। मैंने भी राजकुमार से इस बारे में बात करी तो उन्होंने मुझको भी मना कर दिया था।
लेकिन मेरी पुत्री आपके पुत्र से अधिक प्रेम करती है, वो उसके बिना जी नहीं सकती। राजा संग्राम सिंह जी और साहूकार जी, मैं अपने पुत्र का विवाह तुम दोनों में से किसी एक लड़की से करवा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं करवा सकता? इसका क्या तात्पर्य है? महाराज, क्या हमारी पुत्री में कोई कमी है जिसकी वजह से आप मना कर रहे हैं? नहीं, आपकी पुत्री में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आप दोनों किसी ऐसे युवक से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहोगे जो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा? मैं कुछ समझा नहीं महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पुत्र को एक जानलेवा बीमारी है। साधु बाबा ने कहा है कि वो कुछ ही सालों का मेहमान है। क्या आप फिर भी अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से करवाना चाहते हैं? राजा की बात सुनकर संग्राम सिंह और साहूकार वहां से चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में एक लड़की छोटे से बच्चे के साथ वहां पहुंचती है। तुम कौन हो बेटी? तुमको ऐसा क्या काम आन पड़ा है जो एक छोटे से बच्चे के साथ यहाँ पर आई हो? महाराज, मेरा नाम गौरी है। मैं राजकुमार शौर्य की पत्नी हूँ और ये उनका पुत्र है। गौरी की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। नहीं पिताजी, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं, तो फिर मैंने इससे विवाह कब कर लिया और ये मेरा पुत्र कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये सब बातें चल ही रही थीं कि तभी साधु बाबा वहां आ जाते हैं। वो राजकुमार को जल देते हुए कहते हैं कि बेटा, ये जल तुम पी लो। हाँ पिताजी, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पुत्र है। किसी कारण की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। उस समय मैं गौरी से मिला, तब हम दोनों ने विवाह कर लिया था और फिर ये पुत्र उत्पन्न हुआ। वाह, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बेटी, तुम्हारी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। मेरे बेटे को जानलेवा बीमारी है जिससे वो कुछ ही सालों तक जीवित रहेगा। महाराज, राजकुमार की ये जानलेवा बीमारी समाप्त हो चुकी है। जब राजकुमार गौरी से मिले थे तब गौरी को उनकी बीमारी का पता चल गया था। तब उसने जड़ी बूटियों के द्वारा राजकुमार को कई सालों तक अर्क बनाकर पिलाया, जिससे उनकी ये जानलेवा बीमारी समाप्त हो गई है। अब इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो गौरी को पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। राजकुमार शौर्य को शास्त्रा विद्या का भी ज्ञान हो गया था, जिससे महाराज की सारी परेशानी खत्म हो गई और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।